नाज़रीन इकराम, मेरे मुल्क पाकिस्तान में, मेरे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अदलिया को जकड़ा जा चुका है। मेरे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अब एक ऐसी शख्सियत भी सामने आई है जो जिस पर कोई भी कानून लागू नहीं होगा। मेरे मुल्क पाकिस्तान में इस शख्सियत को आप किसी भी अदालत में इसके खिलाफ आप केस दायर नहीं कर सकते। ये इतनी पावरफुल शख्सियत इस वक्त बन चुकी है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 27 अमेंडमेंट की, जो कि इस वक्त सामने आ चुकी है। अब जब मैं इनको बारी बारी खोलूंगा, अमेंडमेंट्स को आपके सामने रखूंगा, उसके बाद आपको भी मालूम पड़ेगा कि आपके मुल्क पाकिस्तान में क्या कुछ इस वक्त हो चुका है, कितना एक खिलवाड़ इस वक्त हो चुका है और कितना खिलवाड़ बाकी है, क्योंकि अभी तो 28 अमेंडमेंट भी आना बाकी है। पिछले साल अक्टूबर में 26 अमेंडमेंट आई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जकड़ा गया। वहां पर आप यूं समझ लें कि मैरिट का कत्लेआम किया गया कि जो सीनियर वहां पर जस्टिस थे, यानी कि मंसूर अली शाह, उनकी जगह पर जस्टिस या अफरीदी इस वक्त वहां पर चीफ जस्टिस बना दिए गए, यानी उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो वजीर आजम करेंगे, प्राइम मिनिस्टर करेंगे। और अब 27 अमेंडमेंट लाई गई है। 27 अमेंडमेंट में क्या है, फील्ड मार्शल के हवाले से इसमें क्या है, वो भी जरा आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो इस अमेंडमेंट के मुताबिक आपको ये अब याद रखना चाहिए कि फील्ड मार्शल का ओहदा अब ताहयात रहेगा। अच्छा, ये ओहदा, इसका मतलब ये तो ये ऑनर के तौर पर किसी को दिया जाता है। तो फील्ड मार्शल चूंकि इंडिया से जंग जीत कर आए हैं, तो इसी हवाले से उनको, आज मैं आजम नज़ीर तारण को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कौम की जानिब से ये ऑनर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दिया गया। अब मुझे इसकी थोड़ी सी समझ नहीं आई, क्योंकि ना तो रायशुमारी हुई इस हवाले से, ना ही कोई कौम से पूछा गया, और उसके बावजूद फील्ड मार्शल के इनको जो है वो तैनात कर दिया गया। खैर, फील्ड मार्शल जो है वो ताहयात यूनिफॉर्म में रहेंगे, ये भी एक अहम चीज है। उसके बाद जो प्रेसिडेंट होगा, अब सबसे अहम यही देखा जा रहा था कि फील्ड मार्शल यानी आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल के मेरे मुंह से नाम आ गया, आर्मी चीफ को तैनात कौन करेगा? तो आर्मी चीफ को तैनात प्रेसिडेंट ही करेंगे, एडवाइस होगी पीएम की, और वही जनाब इसको तैनात करेंगे। और जो भी आर्मी चीफ होगा वो जनाब आपकी जितनी भी डिफेंस फोर्सेज हैं उन तमाम का हेड भी वही होगा। फील्ड मार्शल ताहयात यूनिफॉर्म में रहेंगे। फील्ड मार्शल का टाइटल अगर किसी ने वापस लेना है, अगर किसी को दिया जा चुका है उसके बाद उसे वापस लेना है, तो फिर दोनों ऐवानों में राय शुमारी कराई जाएगी। ऐवान बाला में, ऐवान ज़ेरी में उनकी राय शुमारी होगी, यानी सेनेट और पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी चाहिए, उसके बाद ही उनका टाइटल वापस लिया जा सकता है। जब फील्ड मार्शल कमांड छोड़ते हैं तो वफाकी हुकूमत उन्हें किसी भी काम में लगा सकती है, उन्हें वो मुशीर बना सकती है, उन्हें, यानी कि रियासत अगर चाहे कि इनसे मजीद खिदमात ली जा सकती हैं, तो वो उन्हें जो खिदमात है या उनसे जो मर्जी काम चाहे रियासत ले सकती है। और साथ में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो ओहदा है, जिसमें अभी इस वक्त जनरल साहिर शमशाद मिर्जा थे, वो उनकी रिटायरमेंट यानी 27 नवंबर के बाद ये ओहदा मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। और अगर साथ में आपको बताते चलें कि जनाब ये इंपॉर्टेंट भी है कि फील्ड मार्शल, एयरफोर्स का मार्शल या एडमिरल, क्योंकि ये कौमी हीरोज हैं, तो इन्हें ऑफिस से नहीं निकाला जा सकेगा। इसके लिए आर्टिकल 47 का सहारा लिया जाएगा। अब आपको दोबारा दोहराएं कि फील्ड मार्शल की, चूंकि हम ज्यादातर यहां पर बात करेंगे, फील्ड मार्शल ये चूंकि कौमी हीरो हैं, इन्हें ऑफिस से नहीं निकाला जा सकता, यानी कि ये अगर चाहें ताहयात ऑफिस में रहकर काम कर सकते हैं। तो जो आपका सवाल था एक्सटेंशन का, गलबन आपको आपके सवाल का यहां पर जवाब मिल गया होगा कि उन्हें ऑफिस से नहीं निकाला जा सकेगा। और उसके बाद सबसे अहम कि जिस तरह से अभी सदर पाकिस्तान या गवर्नर, इनके पास होता है कि जब इनका टेन्योर हो तो ये इनको किसी भी अदालत, चाहे वो सिविल अदालत हो, चाहे वो फौजदारी की अदालत हो, क्रिमिनल कोर्ट हो, उसमें इनके खिलाफ ना तो कोई मुकदमा चलेगा और ना ही ये वहां पर जाकर पेश होंगे। तो अब इनके साथ ऐड कर लें कि अब फील्ड मार्शल के पास भी वो इख्तियार आ चुका है कि जब तक वो अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे ओहदे के दौरान, और फील्ड मार्शल का ओहदा आपको बताया है कि कहां कब तक है, ताहयात वो यूनिफॉर्म में रहेंगे, तब तक आप उनके खिलाफ सिविल कोर्ट में, फौजदारी कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में आप उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चला सकते। ये सबसे अहम है, यानी कि जो मर्जी करें आप, जो कुछ इनसे अगर कोई गलती भी सरजद हो जाए
तो आप इनको किसी अदालत में लेकर नहीं जा सकते, बल्कि इनका अगर कहीं इंसाफ होना है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको फिर द डे ऑफ जजमेंट तक वेट करना पड़ेगा, आपको क़यामत तक इंतजार करना पड़ेगा, और क़यामत वाले दिन शायद कोई हिसाब हो। उससे पहले इस जमीन पर इनको किसी अदालत में इनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा, ना ही इनको पूछा जा सकेगा। तो ये कुछ फील्ड मार्शल के हवाले से इस वक्त जो चीज़ें हैं, जो अमेंडमेंट्स हैं, वो इस वक्त सामने आई हैं। और अब आप वाज़ेह तौर पर समझ गए होंगे कि उनको कितनी उम्र तक एक्सटेंशन मिल चुकी है। स्टेट उनसे काम भी ले सकती है, अगर वो चाहे तो स्टेट के साथ भी मुंसलिक रह सकते हैं, उनके खिलाफ कोई मुकदमा भी नहीं बनाया जा सकेगा। और सबसे अहम, बाकी जितनी भी फोर्सेस हैं, वो एयर फोर्स है या वो बरी बहरी जो भी फोर्सेस हैं, उन सब के सरबराह जो हैं वो होंगे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, यानी जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे वो उन बाकी फोर्सेस के सरबराह होंगे। तो इसी वजह से इन्हें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो है वो लक़ब दिया गया है, अब इनको कहा जाएगा। अब जरा बढ़ते हैं हम अदलिया की जानिब कि अदलिया को किस तरह से मैनेज किया गया। अदलिया जो कि पहले ही अक्टूबर 2024 में 26वीं तरमीम के बाद उसको पहले ही मैनेज किया जा चुका था, जिसके मुताबिक जो चीफ जस्टिस है उसको अपॉइंट वजीर आजम करेंगे। ये 26वीं तरमीम थी। अब जब वजीर आजम किसी को चीफ जस्टिस अपॉइंट करेगा तो उसके बाद जो वजीर आजम के केसेस होंगे, जो वजीर आजम की पार्टी के केसेस होंगे, उन तमाम पार्टी के केसेस से उनको रिलीफ भी मिलेगा। और अगर मजीद वजीर आजम अगर अपोजिशन के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं, कोई अगर सानिया मुरीद के करते हैं, कोई अगर सानिया डी चौक करते हैं, इसी तरह से अगर मजीद ऐसे कोई सानिया मॉडल टाउन की तरह मजीद करते हैं, तो वो तमाम केसों से ना सिर्फ खुलासी पाएंगे, बल्कि उनके खिलाफ किसी किस्म का अदलिया की जानिब से एक्शन भी नहीं लिया जाएगा। क्योंकि अगर कोई एक्शन लेगा, इतनी जुरात करेगा जस्टिस, तो उसके बाद अगले जिनको जो नंबर्स होंगे, तो फिर वजीर आजम साहब की ही सवाबदीद होगी कि वो अगले को भी चीफ जस्टिस अपॉइंट करेगा। तो वो चूंकि अपनी बारी के इंतजार में अगला बैठा होगा, तो वो कभी भी इस तरह से नहीं जाएगा वजीर आजम के खिलाफ खुलकर। तो इस तरह से 26वीं तरमीम के साथ कुछ तरह से मैनेज कर लिया गया था। अब बची कुछ ही कसर जो है वो इस तरमीम के बाद मुकम्मल तौर पर पूरी कर ली गई है 27 अमेंडमेंट के बाद। अच्छा, अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 206 है। अब जरा मैं आपको जरा बताता हूं इस हवाले से वन बाय वन कि हाई कोर्ट, कोई भी हो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जस्टिस, अगर वफाकी आईनी अदालत में उसे तैनात किया जाता है और अगर वो उससे इनकार करता है तो फिर वो रिटायर तसव्वुर होगा। यानी कि वफाकी आईनी अदालत, आप इस वक्त जानते हैं उस 27 अमेंडमेंट में कि अब वो समझ लें कि क़याम पजीर है, अब उसका क़याम जो है वो नागुज़ीर बना दिया गया है। अब उसको जो है वो बनाया जाएगा और इस आईनी वफाकी आईनी अदालत में उसके बाद जस्टिस साहिबान को तैनात किया जाएगा। अब अगर कोई जस्टिस, यानी कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस हैं, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस अगर बात करें हम मोहसिन अख्तर कियानी की, अगर इनमें से किसी को वफाकी आईनी अदालत का हिस्सा बनाया जाता है और ये इस हवाले से इनकार कर देते हैं कि कहते हैं कि हम इस आईनी अदालत का हिस्सा नहीं बनते क्योंकि हम 27वीं तरमीम 26वीं तरमीम हम इन दोनों तरमीम को नहीं मानते, यानी कि माइंड में इनके ये हो और ये उसका हिस्सा ना बनना चाहें, तो उसके बाद ये रिटायर्ड तसव्वुर होंगे। उसके बाद इनको घर भेज दिया जाएगा, मराद पेंशन जो कुछ भी है रिटायरमेंट के बाद वो तमाम इनको बहरहाल मिलते रहेंगे। और दूसरा, इसमें अब अहम जो है 184/3 के तहत जिस तरह से सोमोटो एक्शन लिया जाता था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस लिया करते थे, उनके पास यह इख्तियार था, अब उनसे ये इख्तियार मुकम्मल तौर पर वापस ले लिया गया। अब सोमोटो कोई भी चीफ जस्टिस नहीं ले सकेगा। अब चाहे पाकिस्तान में दंगे फसादों कुछ मर्जी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब अपनी आंखें और अपने कान बंद करके रखेंगे और वो उनके पास ये इख्तियार अब नहीं बचा कि वो अब सोमोटो का एक्शन भी ले सकें, बल्कि इस हवाले से वो ये तमाम मामलात आईनी अदालत देखेगी और आईनी अदालत वो वही कुछ करेगी जो कि उनको वफाकी हुकूमत कहेगी। तो वफाकी हुकूमत और आईनी अदालत दोनों का चोली दामन का साथ रहेगा और अगर कुछ नहीं होगा तो वो इंसाफ होगा जो पाकिस्तान में नहीं होगा। अच्छा खैर, आगे बढ़ते हैं। हाई कोर्ट के जज को, यानी हाई कोर्ट के जस्टिस को सदर साहब एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान
अगर इनमें से कोई भी ऐसा फैसला करता है जो कि ताकतवर हलकों के खिलाफ होता है, यानी कि किसी को अगर अगवा किया जाता है तो उस पर अगर केस उनकी अदालत में लगता है और वो कोई सख्त इस हवाले से रिमार्क्स देते हैं, अगर वो कहते हैं कि कोर कमांडर की क्या हैसियत है, उसको यहां पर अदालत में पेश किया जाए, किसी से सवाल करते हैं, किसी को तलब करते हैं, तो इस पर उसके खिलाफ यह फैसला हो सकता है कि सदर साहब उस जस्टिस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। वो उन्हें इस्लामाबाद से बलोचिस्तान भी भेज सकते हैं, वो उन्हें पंजाब में भी कहीं भेज सकते हैं, वो उन्हें केपीके में भी कहीं भेज सकते हैं। तो ये जनाब सदर साहब की स्वाबदीद होगी और वो जस्टिस, वो भी सदर साहब की जो कुछ सदर साहब कहेंगे उनको वो कुछ मानना पड़ेगा। और अगर बिलफर्ज कोई इस हवाले से रेजिस्ट करता है, कोई नहीं मानता, तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा और एक्शन इस सूरत में होगा कि वो फिर रिटायर तस्वुर होगा और वो घर जाएगा और जो भी मराहत वगैरह हैं वो उसको दी जाएंगी। यानी कि अब अगर कोई जज, कोई जस्टिस वफाकी आईनी अदालत को नहीं मानता, यानी कि 27 अमेंडमेंट 26 अमेंडमेंट की मुखालफत अभी तक उसके दिमाग में है और उसको हिस्सा बनाया जाता है वफाकी आईनी अदालत का और वो उससे इनकार करता है, तो वो जस्टिस साहब भी घर जाएंगे, वो भी रिटायर तस्वुर होंगे। तो इस तरह की कुछ अमेंडमेंट जो है वो अदलिया को 26 के साथ पहले ही मैनेज किया जा चुका है। अब मजीद अदलिया आज़ादाना फैसले देने के लिए अब मेरे ख्याल में उनकी जो क्या उनके लिए वर्ड यूज करें, वक़्त उस तरह की नहीं बची कि अब वो आज़ादाना कुछ भी डिसीजन ले सकें।